हिमानी जी भूमि के घर आने का इंतजार कर रही थी। वह शूटिंग के बाद घर पहुंचा तो वह लिविंग एरिया में बैठी थी। उन्हें सोफे में बैठे देख उधर मुड़ गया। आ गया तू? हाँ। अब भी आकर सोफे पर बैठ गया, सिर पीछे टिका दिया। आज आप जल्दी आ गई, सूट नहीं था? उसने उन्हें पूछा। था, पर जल्दी आ गई। क्यों? वह सीधा हो गया। वैसे ही, थका लग रहा था। हाँ, आज पूरे 7-8 घंटे का शूटिंग शेड्यूल था। एक पूरा सॉन्ग शूट हुआ। मॉम, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। कल हमें केरला के लिए भी निकलना है। वह सोफे से उठता बोला। क्यों? उन्होंने आश्चर्य जताया। 1-2 सॉन्ग्स और फिल्म के कुछ सीन साउथ इंडियन लोकेशन पर शूट होंगे। कल हमारी पूरी टीम वहीं जाएगी। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक आप डिनर लगवाइए। वह उठकर जाने लगा। भूमिक, हिमानी जी के टोकने पर वह पलटा। तुझे सच में कुछ याद नहीं या याद न होने का नाटक कर रहा है? उसे बिल्कुल नॉर्मल देख उन्होंने पूछा। क्यों? आज तेरी बहन की शादी है और तुझे याद तक नहीं। उसकी याद दिलाने पर चेहरा पत्थर हो गया। क्या तू सच में इतना पत्थर दिल हो गया कि खून का रिश्ता भी नकार दिया? उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वह एक गहरी सांस ले वापस बैठ गया। खुद को संयम रख करने की कोशिश कर रहा था। कैसा रिश्ता मॉम? कौन सा रिश्ता? उसकी नज़रें सवालिया थी। यूं नकार देने से खून के रिश्ते ठुकराए नहीं जा सकते। आज तक जो होते हुए भी मेरे नहीं थे, उन रिश्तों को याद दिलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे लिए उनका वजूद खत्म हो चुका। आप भी मान लीजिए, वरना मिलेगा तो दुख तकलीफ और शायद पछतावा। ऐसा क्यों कह रहा है? और क्या कहूँ मॉम? मैं उसकी माँ हूँ और तू उसका भाई। क्या यह सच झुठला सकता है? मैं झुठला चुका और भुला भी चुका, वरना आप या उस इंसान और उस परिवार पर सवालों की बौछार होगी। ऐसा क्यों कह रहा है? माइंड मत करना मॉम। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको अच्छा लगे तो आंसर देना, अदरवाइज इनकार भी कर सकती हैं। पूछ। स्वर कांप गया। आप दोनों ने अलग होने के फैसले के साथ हमारा फैसला भी कर दिया और हम उस घर से अलग हो गए। हाँ, वजह बताएंगी? उसके सवाल पर चुप्पी थी। आई एम श्योर कि कोई बड़ी वजह ही रही होगी, तभी आपने इतना कठिन फैसला किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मॉम कभी गलत नहीं हो सकती। भूमि के सवालों पर होंठ सिल गए। आंखों से आंसू टपक रहे थे। बचपन से खुद को समझाता आया कि मेरी सिर्फ मॉम है। स्कूल सर्टिफिकेट पर अभिलाष खुराना का नाम न फादर की जगह देखता तो मन में सवाल उठता कि पीटीएम में सबके मॉम डैड आते हैं, मेरी सिर्फ मॉम क्यों आती हैं? तब आप मुझे समझाती कि मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ, है ना? हाँ। निचला होंठ मुंह में खींच लिया। स्कूल कॉलेज दोस्त सब जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लेकर ताने दिए जाते। रिश्ते को लेकर आपकी भूमिका पर उंगली उठाई जाती और मैं अंदर तक दहक कर रह जाता। उस शख्स के लिए मन में नफरत बढ़ जाती जिसकी वजह से आप और मैं ऐसी अधूरी जिंदगी जी रहे थे। हिमानी जी की तरफ देखा तो उत्तर देने की हालत में नहीं थी। आज इतने सालों बाद जब मैं यह स्वीकार चुका कि परिवार के नाम पर बस हम हैं, तो एक दिन एक आदमी हमारे घर आकर मेरे पिता होने का दावा करता है और मुझे पता चलता है कि मेरी बहन भी है जिसकी शादी है। आप क्या आशा रखती हैं कि मैं खुश होकर वहाँ भरत मिलाप के लिए पहुँच जाऊँ? इस सच को छिपाने के लिए अपनी मॉम को माफ़ नहीं करेगा। स्वर लड़खड़ा गया। उसकी अदालत के कटघरे में खड़ी थी। उसकी दलीलों के बचाव में कुछ जवाब नहीं था तो अपराधी सी खड़ी थी। उसके पूछे सवालों में 100% सत्यता जो थी। मैं इसका दोषी आपको नहीं मानता। आपसे कोई नाराज़गी भी नहीं है। आपने जो भी किया सोच समझ कर ही किया होगा। कोई भी इतना बड़ा कदम अचानक नहीं उठाता। हाँ, मैं मानती हूँ तेरी दोषी हूँ। तुझे ऐसे बनाने के पीछे हम सब दोषी हैं। मैं भी उनको माफ़ी नहीं देना चाहती, पर वंशु मेरी बेटी है। नो मॉम, आपका सिर्फ एक बेटा है। प्लीज़ बात समझो। आपकी जिद पर हम वहाँ चले भी जाए, क्या आप एक बार
का आश्वासन दे सकती हैं क्या? यही कि जो अभिराज खुराना आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, उसकी वजह से क्या हम शादी में न जाएं? अगर उसने एक शब्द आपके खिलाफ बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और फिर वहाँ हंगामा होगा। तो क्या आप ये चाहती हैं हम वहाँ हंगामा करने नहीं जा रहे? हम वहाँ जा ही नहीं रहे। क्यों? मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के मुंह से आपके बारे में एक भी अपशब्द सुनूं। हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। हम खुद को ऐसी जगह जाने से रोक सकते हैं जहां हमारा अपमान हो। यह अपमान अंशु की शादी में शामिल होने की खुशी से कम होगा, पर मेरे लिए नहीं। तुझे नहीं जाना तो मैं चली जाती हूँ। वहाँ आंसू साफ करती बोली। अगर आप वहाँ गई तो फिर मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। भूमि की आंखों में रोष था। मतलब मेरी ज़िंदगी में आपसे बढ़कर कुछ नहीं। अगर फिर भी आप वहाँ अपनी इंसल्ट कराने जाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सेपरेट रहने का फैसला गलत था। जिसके पश्चाताप के लिए आप वहाँ जा रही हैं। भूमि की आवाज़ दृढ़ हो गई। ये क्या कह रहा है? आपको अपनी बेटी से इतना प्रेम था तो तब क्यों छोड़ कर आई? वह भी तो माँ के प्यार को तरसी होगी। उसको सिर्फ डैड और मुझे सिर्फ मॉम, जबकि हमें दोनों चाहिए थे। आपके फैसले की वजह से हम दोनों को अधूरा परिवार मिला। अपनी माँ पर सवाल उठा रहा है। नहीं, अगर उस घर में आपके आत्मसम्मान को गिराया जा रहा था या और भी वजह है आपके पास, तो वो वजह आज भी है। क्या वो दूर हो गई? नहीं। तो क्या आप ये मानती हैं कि आप गलत थी? नहीं, मैं गलत नहीं थी। आप गलत नहीं थी तो आज खुद को गलत साबित करने वहाँ नहीं जाएंगी। अगर आपने तब गलत को छोड़ा, अपने आत्मसम्मान को चुना, तो आज भी उस पर बरकरार रहिए और मेरे गर्व को बरकरार रखिए, जो मैं सबको बताता हूँ कि मैं हिमानी आरवंशी का बेटा हूँ, जिसने खुराना खानदान को ठुकरा कर अपनी पहचान खुद बनाई है। और मैं खुराना नहीं, भूमि हिमानी आरवंशी हूँ। अगर आज आप वहाँ गई तो मैं अपने नाम से आरवंशी सरनेम हटा दूंगा। भूमि का चेहरा कड़ा हो गया। ये क्या कह रहा है? यस मॉम, जो आपने सुना यही मेरा फैसला है। अब आपको जो करना है कर सकती हैं, कहकर वह सीढ़ियाँ फांदता ऊपर चला गया। हिमानी जी को जैसे काट मार गया। थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठकर सिर पीछे टिका लिया। आंखें बंद हो गई, जिनसे आंसू टपकने लगे। वंशिका की शादी को लेकर आरुर बिला भी पूरी तरह तैयार है। मेहमान पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से बेहद चहल पहल है। पूरा विला दुल्हन की तरह सजा है। शादी की पहले की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार बारात के स्वागत का है। अविराज ने जो 3 बार आहना को कॉल लगाया, पर अब वह फ़ोन भी बंद कर देती है, तो हार कर अविराज भी शादी में व्यस्त हो गया। वंशिका की शादी की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। जिस दिन से वंशिका और परिवार की जिम्मेदारी खुद पर ली थी, तब से सबकी खुशियों का ख्याल रखता है। यह वह खुद को साबित करने के लिए करता है। खुद के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, जिन्होंने पारिवारिक बंधन में नहीं बंधने दिया। आज वंशिका को उसके मनपसंद लड़के से शादी संपन्न हो जाएगी और वह अपनी जिम्मेदारी से फारिग। वंशिका को हिमानी जी को न लौटाने के माँ के फैसले में वह भी बराबर का भागीदार है। उन दोनों ने हिमानी जी को कभी सफाई देने का, खुद को सही साबित करने का मौका ही नहीं दिया। उसकी किशोरावस्था आंखों में अभिलाष और हिमानी जी का रोज झगड़ा और माँ का अभिलाष का पक्ष लेकर उन्हें गलत करार देना उसके कच्चे जेहन पर पक्की लकीर बन गया कि जो कुछ भी हुआ सब हिमानी जी ने किया ताकि वह परिवार व बिजनेस पर होल्ड कर सके। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे के दोष उसी प्रकार नज़रअंदाज करते हैं जैसे संसार भर को देख लेने की क्षमता रखने वाली आंखें अपने निकटतम पल के व पुतलियों को देख पाने में असमर्थ होती हैं। अपनों के दोष दिखते या अनदेखे कर दिए जाते हैं। वह कमरे में तैयार हो रहा था। क्रीम कलर की शेरवानी पहन ली, वहाँ रखी पिंक कलर की पगड़ी भी उठाकर पहन ली। अब वह कमरे से नीचे उतर आया
तो उनकी माताजी और बहन उनका इंतज़ार कर रही थी। नज़र न लगे मेरे अभी को, कितना सोना लगता है, वह उसकी भलैया लेती हैं। वो सब तो ठीक है, पर भैया कहाँ हैं? अपनी शेरवानी का कॉलर चढ़ाता पूछता है। वो भी तैयार होकर आ रहा है। कितना अच्छा हो कि भूमिक भी आ जाए तो मेरा पूरा परिवार हो जाए। उनकी आंखों में धुंधली आशा की चमक उभर आई। आप फिर उसका राग लेकर बैठ गई। भूमि का नाम लेने पर अविराज भड़क गया। उसके बगैर हमारा परिवार और खुशियाँ दोनों अधूरी हैं। अगर अधूरी हैं तो अधूरी ही अच्छी हैं। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो शादी में नहीं आएगा, तो निश्चिंत रहिए। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। एक बार तो हिमानी को फ़ोन कर, क्या पता उसे भेज दे। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो औरत इधर में आए। अविराज तमतमा गया। सिर्फ भूमि को आने को कहा। उन्होंने आस भरी नज़र उस पर टिकाई, पर वह इंच भर न पिघला। वो उसके बगैर अकेला नहीं आएगा। जब उसने वह घर छोड़कर जाने का फैसला किया, उसी दिन इस घर से वंशिका से उसका नाता खत्म हो गया। तो अब आप भी भूमि क्या उसका नाम नहीं लेंगे? इतना निष्ठुर होना ठीक नहीं है। मम्मी, आप अपनी पोती की शादी में आइए, मेहमानों को देखिए, बाकी सब की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसने उनकी आग्रह व आशा पर पानी फेरते अपना फैसला सुना दिया। फिर दीदी तरफ मुड़ गया। वंशिका तैयार हो गई। दीदी को पूछा। हाँ, पर बड़ी मुश्किल से वे अपने जोड़े में गुलाब को ठीक करते बोली। क्यों? वह लहंगा पहनने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से पहनाया तो भी ना, कभी कभी हद करता है। जब उसको वो लहंगा पसंद नहीं था तो क्यों फोर्स किया उसे वो लहंगा पहनने? उन्होंने उसे झिड़की वाले अंदाज में कहा, ताकि उसे मनी की वैल्यू समझ आए, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन पैसे से ज़्यादा वंशिका की खुशी मायने रखती है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी का मुंह उतरा हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी खुशी प्रांजल है, जो मैं उसे दे रहा हूँ, तो अपने आप खुश हो जाएगी, कहता वह आगे बढ़ गया। जैसे ही शादी का पल नज़दीक आया, प्रांजल बेहद ऊहापोह में हो गया है। ऐसा नहीं कि उसने पहले यहाना को अपना बनाने की कोशिश नहीं की, या वह उससे प्यार नहीं करता, पर तब वह अपने परिवार के आगे झुक गया। अविराज से दुश्मनी वह भी नहीं ले सकता था। साथ ही सबने उसे यकीन दिलाया कि आहाना ने शादी कर ली। जब से उसे मुंबई में आहाना नए रूप में मिली है, मन में एक कसक है, टीस है। न आहाना के सवालों के उसके पास कोई जवाब हैं, और न वह उसे अविराज के साथ देख पा रहा है। आहाना न मिलती तो शायद वह वंशिका से शादी कर ही लेता, पर अब जिसे वह अपने प्यार का दुश्मन मानता है, उसके साथ ही अपने प्यार को देखना उसके लिए भी कम तकलीफ देह नहीं। सही समय पर उचित फैसला न ले पाने के कारण आहाना उसे कायर होने का ताना दे चुकी है, जिससे उसके मन पर भी भारी बोझ है। पर आज अगर उसने वंशिका से शादी कर ली तो जिंदगी भर के लिए आहाना की नज़रों में खड़ा नहीं हो पाएगा। वंशिका के साथ शादी भी तो मजबूरी है, सिर्फ एक समझौता। वंशिका, अविराज और उसका अपना परिवार, सबने मिलकर उसका प्यार छीन लिया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारात चलने तैयार है और वह कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर आ जा, सेहराबंदी का समय हो गया है। बारात निकलने का समय निकलता जा रहा है। क्या कर रहा है इतनी देर से? माँ की आवाज़ ने झचकोरा तो वापस कमरे में लौट आया। सोचते हुए जाने कहाँ पहुँचा गया था। गौर से देखा, शीशे में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है, जो हर रोज उसके अंदर से सवाल पूछता था, कसमसाता, छटपटाता। वह उसका मुंह बंद कराकर उसे चुप कराता। आज वह हंस रहा था और वो वजह पूछ रहा था, क्यों हंस रहे हो? तुम लूजर हो। हाँ हाँ हाँ, उसने ठहाका मारा कि बहुत गुस्सा आया। मैं लूजर नहीं। गुस्से से लाल हो चुकी आंखें तरेरी। सब कुछ हार चुके, अपना प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट। हालात अब बुरे होने वाले हैं, जब एक बद दिमाग लड़की की गुलामी मोल ले रहा है, जिसकी एक शिकायत पर उसका चाचा हमेशा तुझे अपनी डुगडुगी पर नचाएगा और तू नाचेगा। हाँ हाँ, नहीं,
हाँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। सरल रास्ता चुनने वालों को विकल्प की कमी महसूस होती है, वरना लोग कांटे भरे रास्ते से लहूलुहान पैरों से भी अपनी मंजिल तय करते हैं। पर तुमने हथियार डालकर हमेशा सरल रास्ता चुना। ये न करता तो अविराज मुझे बर्बाद कर देता। असली तैराक विपरीत धारा में लहरों को काट पर कर भी आगे बढ़ जाता है। तुम तो डूबने के डर से नदी में उतरे ही नहीं, किनारे खड़े नदी के रास्ता बदलने का इंतजार करते रहे। तो यही मिलता जो मिला है। अविराज नदी नहीं, समंदर है, सुनामी है, तबाही है। भगवान तो नहीं, उसकी भी कमजोरियां होंगी, पर तुमने कोशिश नहीं की। वो भगवान से कम भी नहीं। ऐसे डर कर तू बिजनेस कैसे संभालता? तूने तो कभी बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज के समय में पैसा, पावर सब कुछ है। जिसके पास है वो जो चाहे कर सकता है, अपने मन मुताबिक फैसले कर सकता है, सबको अपने इशारे पर चला सकता है। तेरा पास भी सब था, पर तूने ज़रूरत नहीं समझी संभालने की। तो क्या करूं? आहाना भी तो शादी से इनकार कर रही। लूजर के साथ कौन रहना चाहेगा? तभी आज आहाना तेरे पास नहीं, अविराज के पास है, जो तेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। मैं लूजर नहीं, तू लूजर है। हाँ हाँ, मैं अभिराज को भी जीतने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। वह जोर जोर से हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। बांस उठाकर शीशे पर दे मारा, जो चकनाचूर हो नीचे बिखरा हुआ था। वह भी नीचे बैठ गया। आरुल विला में बारात स्वागत की तैयारी में अभिराज बेहद व्यस्त है। माँ शादी से पहले की एक छोटी सी रस्म के लिए उसे और अभिलाष को उस कमरे में ले आई जहाँ वंशिका थी। वहाँ आकर उस पर नज़र पड़ी तो सब उसे ही देखते रह गए। दुल्हन के सुर्ख लिबास में सजी वंशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी कि अभिराज उसे एकटक देखने लगा। क्या देख रहे हैं? वंशिका ने पूछा। इत्तू सी वंशु, कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कैसे लग रही हूँ? उसने पूछा। परफेक्ट, स्पेशली ये लहंगा बहुत फब रहा है। थैंक यू, पर मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसने मुंह बनाया। क्यों? लहंगे की वजह से, वह तुनक कर बोली। लहंगा इज वेरी ग्रेसफुल, हमारी प्रिंसेस के लिए ही डिजाइन किया हुआ था। एकदम परफेक्ट है। रही नाराज़गी सो उसे दूर करने का तरीका है मेरे पास। वो क्या? 15 डेज यूरो टूर। प्लेन की टिकट उसकी तरफ बढ़ाता है तो वंशिका के होठों पर मुस्कान आ गई। थैंक यू चाचू, गॉड ब्लेस यू। वह दोनों हाथ उसके सिर पर रखता है। भूमिक नहीं आया, आ जाता तो कितना अच्छा होता। अभिलाष की धीमी आवाज़ आई तो वंशिका उसे देखने लगी। आप क्यों उदास होते हैं? हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। तू मन से कह रही है। जब बचपन से नहीं मिले तो अब शादी के दिन आकर क्या कर लेंगे? मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। जो उसने आंखों में आंसू आए साफ किए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। बारात इतनी लेट क्यों हो रही थी? पूछने अविराज कमरे से चलता बाहर आया। प्रांजल को कॉल लगाया, बंद आ रहा था। उसके बाद घर के दूसरे मेंबर्स को कॉल लगाया, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। समय के हिसाब से बारात कुछ देर में यहाँ पहुँच जानी चाहिए थी। समय निकलता जा रहा था, पर वर्धमान परिवार से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मेहमान खाना खा चुके थे। बस बारात का इंतजार था। धीरे धीरे लोग जाने भी लगे तो घर के सभी सदस्यों को चिंता होने लगी। आखिर हार कर अभिराज विक्रांत को स्थिति का पता लगाने उनके घर भेजता है। लौटकर उसने जो खबर दी कि बारात यहाँ पहुँचना तो अभी वर्तमान मेंशन में चली भी नहीं है। वजह पूछी तो और भी खतरनाक की वहाँ से मेहमानों को वापस भेजा जा रहा है। सुना तो पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। बात क्या है वही जाकर पता चलेगी। परेशान ना हो तो घर वालों को खबर लगे बिना गाड़ी में बैठ कर गया। कुछ देर बाद ही वर्धमान मेंशन पहुंच भी गया। चेहरे पर हैरानी फैल गई। शादी की चहल पहल व बैंड बाजों की जगह निम खामोशी थी। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। इक्का दुक्का लोग घर के रिश्तेदार ही वहाँ मौजूद थे। कुछ माजरा समझ ना आया। अंदर आया तो मिस्टर वर्धमान सोफे पर सिर झुकाए बैठे थे।
परिवार के अन्य लोग भी थे जो अभिराज को आया देख उठ खड़े हुए, पर मिस्टर वर्धमान अपनी जगह पर बैठे रहे, दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखे। वर्धमान अंकल, क्या है ये? हैरानी उसने हैरानी से पूछा। हम बारात का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से क्या मजाक चल रहा है? पूछने पर उन्हें तो जैसे काट मार गया था, कुछ भी मुंह से उगलते नहीं बन रहा था। उसने भी सोफा पकड़ लिया। बताते क्यों नहीं आई बारात? उसने उनके लगातार चुप रहने पर पूछा। जिसको बारात लेकर आना था, जब वो ही नहीं है तो हम किसकी बारात लेकर आते? निराशा से उसकी तरफ देखा है। नहीं है मतलब? अब अविराज को भी घबराहट होने लगी, जो वहाँ फैली खामोशी व मायूसी अधिक बढ़ा रही थी। मतलब ये कि प्रांजल पता नहीं कहाँ चला गया। अरे छोटा बच्चा है क्या कि इधर उधर निकल गया कि गुम हो जाए? छोटे बच्चे तो अंजारे में गुम होते हैं और बड़े जानबूझकर। मायूसी लिए चेहरे से उन्होंने एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया। अभिराज ने वह कागज़ खोला, पढ़ना शुरू किया। सॉरी पापा, मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरे इस कदम के बाद अविराज खुराना हमारा बिजनेस तबाह कर देगा, पर पिंजरे में कैद पंछी को सोने के दाने खिलाने के बाद भी वो सुख नहीं मिल सकता जो खुली हवा में सांस लेने पर मिलता है। सुकून की तलाश में जा रहा हूँ। अब यहाँ मेरा दम घुटने लगा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्रांजल। अविराज ने पढ़ा तो दुनिया घूमती महसूस हुई। कागज़ मुट्ठी में बंद कर भींच लिया, दोनों हाथ सिर पर लगा लिया। अब वह वंशिका को क्या जवाब देगा? वह तो आज के दिन उसकी खुशियों तोहफे के रूप में देने का दावा कर रहा था। अब उसे कैसे समझाएगा? उसने शादी करने की इच्छा जताई तो प्रांजल ने इनकार के बाद भी क्या नहीं किया उसने ताकि प्रांजल की शादी के लिए राजी हो जाए। यहाँ तक कि वो और उसका परिवार उनके एहसान तले दबे रहे। उनकी कंपनी पर भी उसका होल्ड रहे। उनके आधे से ज़्यादा शेयर उसके पास हैं, जिन्हें वह शादी के बाद वंशिका के नाम कर लौटाने वाला था। इसके बाद वह फख्र से कहता था कि उसने सबकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, पर आज जैसे उसकी पूरी दौलत, उसकी ताकत भी वंशिका के दुख को कम नहीं कर पाएगी। मिस्टर वर्धमान शर्मिंदा भी थे और दुखी भी। उसके पिता के दोस्त हैं तो पिता तुल्य हैं। उनको इस समय कुछ भी बोलना उचित तो नहीं लग रहा था, पर हो सकता है कुछ अंदाज़ा हो कि कहाँ है। मुझे कल तक प्रांजल चाहिए। तुम ही ढूंढ लो, हमारे साथ भी जो करना है कर लो, जो सज़ा देनी है दे सकते हो। पर जब हमारा बेटा ही खुश नहीं था तो हम क्या करेंगे इस बिजनेस का? हो सके तो हमें माफ़ कर दो। इतने में प्रांजल की मम्मी आ गई। आंटी, ये क्या हो गया? अविराज ने पूछा। कुछ समय पहले तो कमरे में ही था, अब बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया? चेहरे पर गहरी उदासी थी। मुझे प्रांजल चाहिए, वरना मैं वंशिका को क्या जवाब दूंगा? जब प्रांजल वापस आएगा तो शादी होगी। वंशिका को कहें धैर्य रखे। कुछ अंदाजा है कि कहाँ हो सकता है, वहाँ से उसे समझाकर बुझाकर वापस ले आएं। नहीं, कहाँ जा सकता है कुछ आइडिया नहीं होगा। नहीं, पर तुम चिंता मत करो, कल ही लौट आएगा। अभी तो वह बेखुदी में चला गया। तुम वंशिका से कहना धैर्य बना कर रखे। उनके कोरे आश्वासन कहाँ अभिराज को सांत्वना दे पाते। भारी कदम से बाहर लौट आया। विक्रांत भी साथ था। न जाने क्या कर दिया प्रांजल ने। हमेशा का इमोशनल फूल रहा, आज भी वही बेवकूफ़ी कर दी। वह खींचता गाड़ी के दरवाजे को पकड़ता बोला, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? तुरंत सर्च करो, हर संभावित जगह ढूंढो, अभी यहीं आसपास होगा। मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रेन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट सब नज़र रखो। न वह मुंबई से बाहर जाए न देश से। मुझे कल तक उसका पता चाहिए। वो ऐसे नहीं भाग सकता, मैं उसे ये नहीं करने दूंगा। ओके सर, हो जाएगा, विक्रांत बोला और गाड़ी में बैठ गया। विक्रांत ने सहमति दी और वह किसी से बात करने में बिजी हो गया। घर पहुंचा तो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। आधे से ज़्यादा मेहमान वापस जा चुके थे। अभी क्या हुआ, बारात क्यों नहीं आई? माँ आतुरता से पूछने लगी तो उन्हें शांत रहने का कहा।
शांत रहिए और सुनने के लिए दिल मजबूत करिए। ऐसे क्या पहेलियाँ बुझा रहा है? पहेलियाँ नहीं, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है। क्या बता भी? बारात नहीं आ रही क्या? सुनकर सदमा लगा। हाँ, पर क्यों? बाद में पूरी बात बताता हूँ। आप अंशु को संभालिए। प्रांजल तो ठीक है? उन्होंने चिंतातुर हो पूछा। हाँ, वह पूछती रही तो उन्हें शांत करता है। विक्रांत को कहा कि एक एक कर सबको बाहर भेज दे ताकि ज़्यादा भगदड़ ना हो। बोलना क्या है? विक्रांत से पूछा। कह दो प्रांजल की तबीयत खराब हो गई। इसका ध्यान रहे कि बेवजह की अफवाह न उड़े। मीडिया के कुछ लोगों को कह दो कि ये खबर फिलहाल न्यूज़ चैनल से हटा दें। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करो ताकि यह न्यूज़ वायरल ना होने सके। मीडिया नहीं मानेगा, कल हम उसको ब्रीफ करेंगे। ओके सर। विक्रांत चला गया तो अब वह अंदर आया जहाँ वंशिका थी। चाचू क्या हुआ? प्रांजल बारात लेकर क्यों नहीं आया? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। उसके पूछने के बावजूद खामोश था। बोलिए। भाग गया। उसके ये शब्द वंशिका के कानों में तेजाब से गिरे कि उसकी जलन से शरीर का रोम रोम गलता महसूस हुआ। भाग गया, पर क्यों? कहाँ? उसकी आंखें हैरानी से फटी थी। शादी नहीं करना चाहता, आज़ाद रहना चाहता है। पर तू चिंता मत कर, उसको कान पकड़कर वापस लाऊंगा। सुना तो दम से बैठ गई। वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कर चुका है, अविराज बोला। उसकी आंखों में तेजाब रूप में आंसू की धार फूट पड़ी। वंशु रो मत, वो जहाँ भी होगा कल ढूंढ निकालूंगा, तो चिंता मत कर। वह उसे कोरी तसल्ली दे रहा था। उसकी माँ, बहन अभिलाष रोने लगे। वंशिका तो जैसे पत्थर हो गई। हंसू खुशी के ठहाकों के बीच मातमी बसर गई। अभिराज जैसे शख्स को जिंदगी में पहली बार इतना जोर का झटका लगा है जिसे उभरने में समय लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वंशिका की खुशियाँ तो लूट ही गई। पूरे देश का मीडिया जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए है, उसको कैसे जवाब दे? क्या जवाब दे प्रांजल के इस बेवकूफ़ी भरे कदम पर? कल वह उसे सजा भी दे तब भी उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। जो भी था, प्रांजल उसकी इज्जत की और वंशिका के सपनों व गुरूर की धज्जियाँ उड़ा कर जा चुका था। 100 सुनार की एक लोहार की पड़ी तो अविराज चारों खाने चित था। अत्यधिक दबाव इंसान को पलटवार करने उस्काता है, अपने नुकसान की चिंता किए बगैर। अभी प्रांजल ने वही कर दिया। बेशक उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, पर अपने परिवार के लिए पैसे के दम पर खुशियाँ खरीदने का दंभ भरने वाला अविराज वंशिका के आंसू नहीं पहुँच पा रहा, न उसका दुख कम कर पा रहा है। पैरों तले आने पर चींटी भी तेज डंक से जाती है कि इंसान तड़प उठे। प्रांजल के डंक से अभी अभिराज भी तड़प उठा है। उधर 11 से ऊपर का समय हो गया तो आहाना भी जुहू बीच से घर लौटने गाड़ी में बैठ गई। आज उसने यहाँ बहुत समय बिताया। कुछ देर बाद घर पहुँची, गाड़ी पार्किंग में लगाई और बाहर निकली तो सामने प्रांजल को खड़ा देख ठिठक गई। पैर जड़ हो गए। अनेकों सवाल पेट में गुड़गुड़ करने लगे। ये शादी छोड़ यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये सच में शादी तोड़ कर आ गया? क्या वंशिका और खुराना साहब का डर न रहा? जोहू बीच पर जाते ही वह तो भूल भी गई थी कि उसने प्रांजल के सामने कुछ शर्त रखी थी। उसने तो यूं ही गुस्से में मन की भड़ास निकाल दी थी, तो परिणाम के रूप में सामने थी तो वह सन्न रह गई। यह सब बिल्कुल उसी तरह था कि हम किसी को मजाक में कुएं में कूदने कहें और वो कूद जाए। उसकी उम्मीद के विपरीत घटना घट चुकी थी। अब सोचने मजबूर है, काश की इतनी हिम्मत उस दिन जुटा ली होती। घर वालों का विरोध सहकर मंदिर पहुंचने की तो ये आहाना एना न बनती। अब फासले दरमिया चंद कदमों के हैं जिनके बीच अनंत दूरी है। धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कांपते स्वर में पूछते। नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी, वही जो बहुत पहले करनी चाहिए था। अब समेटने की कोशिश की जब सब बिखर गया। बिखरना खत्म होना तो नहीं, नव सृजल भी है। धरती पर
बीज बिखरना नवजीवन होना है। अगर धरती बंजर हो गई हो तब क्या किया जाए? बारिश का इंतजार तो किया जा सकता है कि फिर से धरती लहरा सके। सही कदम उठाने में देर बहुत हो गई। प्रार्थना तो की जा सकती है कि फिर एक बार उम्मीद की बारिश हो। स्वीकार न हुई तो आंखें सजल हो गई। यह प्रार्थी का भाग्य। प्रांजल बिल्कुल निडर निर्भीक अंदाज में सामने खड़ा था। आज बहुत समय बाद जैसे उसी पुराने छोटे मालिक से मिल ली। चेहरे पर सौम्यता व स्निग्धता बिखरी हुई जो पिछली मुलाकातों में बिल्कुल नदारद थी। चेहरे पर न उदासी, न कोई पछतावे की सिकन, न डर का निशान, न उदासी की झलक। आत्मविश्वास से खिला वही पुराना पुरसुकून चमक लिए चेहरा। अब वंशिका पलटवार करेगी तो तोड़ भी सोचा है या यूं ही सांप के बिल में हाथ डाल आए? सोचा नहीं। अंजाम पता है क्या होगा? चेहरे पर चिंता झलक आई। परिणाम का भय सिहरन पैदा कर गया। जो भी अंजाम होगा मैं भुगतने तैयार हूँ। कहीं मुझे खुश खुश करने महंगा सौदा तो न कराए। शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये आज तो नहीं कि इसके बाद मैं आपके पास वापस लौट आऊँगी, शादी कर लूँगी। नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। यह सुनना आहाना के लिए भी अप्रत्याशित था। आंखें बंद कर ली जैसे वह यही सुनना चाहती थी। चलते चलते बड़ी दूर निकल आई है कि पूछे पीछे मुड़ने पर साए बिना पहचान के धुंधले नजर आने लगे हैं। अब मैं तुम्हें शादी के लिए कहूँगा तो ये प्यार नहीं सौदा हुआ। अब ऐसा सौदा ही नहीं करना। एक बार का पछतावा ही दिल पर भारी बोझ है। गलती दोहराऊंगा तो फिर से स्वार्थी में गिना जाऊंगा। तो यह सब करने का क्या फ़ायदा? मन में सवाल उठना जालिम था तो उठा। सुकून। उसने गहरी सांस छोड़ी। किसका? हम दोनों का, जो इन सब लोगों द्वारा छीना गया। सपने जो तोड़े गए, खुशियाँ जो लूटी गई। वंशिका का तुम्हारे साथ किया हर बुरा सलूक, आज उसको व अभिराज को वही सब लौटाकर हिसाब बराबर किया। तुम्हें व खुद को सुकून देने की कोशिश भर की है। बोलकर चुप हुआ। आहाना की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसूधार बन बहने लगी। वहाँ प्लेटफार्म बना था, उस पर बैठ गई। तुम खुश नहीं हुई? उसके रोने पर आश्चर्य हुआ। बहुत खुश हूँ। आज उसको भी पता चला होगा कि दुख तकलीफ पीड़ा क्या होती है। जब दुल्हन के रूप में सजी दुल्हन दूल्हे का इंतजार करे और वो ना आए। उसने छोटे मोटे वार किए। तुमने आखिरी बार कर गेम जीत लिया। जो उसने छीना तुमने भी छीन लिया। अब खुश हो? बहुत। वह मुस्कुरा दी। मैं भी खुश हूँ। इतने समय से पहली बार सुकून आया है। नहीं तो दिल में एक बोझ लिए जी रहा था जो उतरता नहीं था। खुराना साहब आपका बिजनेस बर्बाद कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो करना है करे। इससे वो सबको अपनी औकात खुद दिखाएगा और खुद उसे अपनी औकात नजर आएगी कि असल में वो है क्या। भारी तिलमिलाहट में होगा कि कैसे दिलाई अपनी भतीजी को खुशियाँ, जिसको बचपन से लाड देकर सिर पर चढ़ाया। जो मांगा दे दिया। दूल्हा मांगा तो चीज़ समझकर खरीद लिया, बिना सोचे कि क्या उसे खुश रख पाएगा। मैं कोई खिलौना नहीं, जीता जागता इंसान था जो खिलौना समझ उसे भेंट दिया जा रहा था। तब उसकी जिद को शक देने बजाय उसे दिलासा देकर चुप कराता तो आज भतीजी के आंसू पोंछने रुमाल न ढूंढ रहा होता। पता चलेगा इमोशंस क्या होते हैं, भावनाओं पर चोट क्या होती है। जब वंशिका का दुख देखेगा उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बिगड़ गए। आप नफरत करते हैं उनसे? हाँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए यह सब किया। नहीं तो नफरत तो उससे भी थी। चुप था वह। सोच कर कि सबकी खुशी के लिए त्याग कर रहा हूँ तो शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम मुंबई में मिली उस दिन से मन में बगावती हो रहा था। जब अभिराज के साथ देखा तो लगा इससे बड़ा अभिशाप मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। अब क्या चाहते हैं? आहाना का प्रश्न स्वाभाविक था। मैं चाहता हूँ तुम भी अब अभिराज के साथ न रहो, उससे दूर रहो तो आपके साथ रहूँ। उसने नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। नहीं, मैं अब खुद को तुम्हारे काबिल नहीं कर पा रहा। तुम अपने दम पर यहाँ पहुँची हो, बहुत हिम्मती हो,
मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस सब में अविराज को भी तुम्हारी दुश्मनी हो जाए गई तो इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत पावरफुल है। ताकत और घमंड का नशा सबसे खतरनाक होता है। उसे दोनों है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह मुसीबत में आओ। तो क्या करूं? तुम उसके साथ नहीं रहोगी। जितना जिम्मेदार वंशिका है उतना ही अभिराज भी। वो मेरी इस यात्रा में मददगार रहे। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ सकती हो। मानोगी मेरी ये बात? कोशिश करूंगी, सिर्फ कोशिश नहीं। अविराज कभी शादी नहीं करेगा। वो अपने ही बनाए नियमों का गुलाम है जिसे तोड़ना उसके लिए ही मुश्किल है। मददगार बेशक हो पर वो तुम्हारे सपने पूरे करने की कुव्वत नहीं रखता। इससे अच्छा जैसी हो, मजबूत हो। तुम्हें उसके सहारे की ज़रूरत नहीं। उससे दूर रहो पर दुश्मनी मोल लो ये भी नहीं चाहता। आज तो वह समझदारी भरी बातें फिर से करने लगा था। प्रांजल हमेशा सॉफ्ट नेचर का ही था। तभी तो दबाव में बिखर गया। बार बार की चोटों ने मजबूत सांचे का आकार दे दिया कि इस काबिल हुआ कि अविराज के भय से बाहर निकल आया। नहीं तो वंशिका की उम्र भर की गुलामी मोल ले रहा था। वह उसके इस फैसले से खुश थी। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। वह धीमे से बोला। कहाँ? यहाँ रहना फिलहाल मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? वो कोई न कोई तिकड़म भिला लेगा वंशिका से शादी करवाने का। कहाँ जाओगे? शांति व सुकून की तलाश में पहाड़ों पर। यहाँ से सीधा धर्मशाला। उसके बाद कुछ समय लद्दाख रहूँगा। अपना कैनवास और रंग साथ ले जा रहा हूँ। कुछ समय इस सबसे दूर शांति से गुजारना चाहता हूँ। तुम भी इस बारे में किसी को मत बताना, कहकर वह उठ गया। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ दिन तक, फिर आऊँगा। भागने से तो समस्या दूर नहीं होगी। फिर क्यों जा रहे हैं? मॉम डैड को समझ आएगा कि बेटा बड़ा है कि बिजनेस बिजनेस अपना ख्याल रखना हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी की आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया। पर यकीन है कि थोड़ी सी खुशी व सुकून तुम्हें भी जरूर मिली होगी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो वह धीरे धीरे चलता अंधेरे में गुम हो गया। वह काफ़ी देर बुद्ध बनी उस तरफ देखती रही। काफ़ी देर बाद होश आया तो अंदर जाने के बजाय वापस गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर बाहर निकाल ली। उसे देखना है वंशिका को इस हालत में। जानना है क्या अमीर लोगों को भी वही दुख होता है जो गरीबों को होता है। ये भी कराहते हैं वैसे ही दर्द से जब कोई अपना दिल पर नस्तर चलाए। या यह दुख बेबसी घृणा सिर्फ गरीबों के हिस्से लिखी है। टूटे सपनों का दर्द क्या हो उनको भी सालता है। या पैसे से भर जाते होंगे दिल के जग। वह देखना चाहती है अपनी आँखों से उस नज़ारे को, उस मगरूर चेहरे को झुका जिसने हर पल उसे जलील किया, ताने दिए, उसका प्यार छीन लिया। इस मझधार तक पहुंचने की जिम्मेदार भी वही तो है। तभी तो जब उसका प्यार उसके सामने आया तो वह उसे अपना भी नहीं सकी। वह तो खुद को किसी और को सौंप चुकी। पर देखेगी वंशिका को दुल्हन के कपड़ों में तैयार हुआ मलकिन का चेहरा जो वंशिका को बहू बनाने की जिद में उसे जानबूझकर जलील करती। उन्हीं आंखों का सपना टूटा होगा तो मेरा दुख तो याद आएगा। या अभी भी वैसी ही मगरूर होगी वो आंखें। बेख्याली में गाड़ी चला रही थी। रुकी तब जब आरूर बिला के आगे रुकी। रंग बिरंगी चमाती रोशनी से जगमगाता आरूर बिला आज उदास आंसू बहा रहा था। गाड़ी खड़ी कर धीरे कदमों से अंदर आ गई। हॉल में अविराज की मम्मी और बहन बहनोई समेत कुछ और लोग बैठे दिखे। वह बिल्कुल अनजान बनी धीमे कदमों से अंदर आ गई। क्या मैं लेट हो गई? सब चले गए। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल मासूम शक्ल बना अनजान बनी आहाना अपनी सफल अदाकारी का जौहर दिखाने में सफल रही कि उसकी माँ की नज़रें उस पर टिकी फपक पड़ी। नहीं बेटा, तू लेट नहीं हुई। हमारे घर में ही खुशियाँ रूठ कर चली गई। वह आंसू बहाने लगी कि अविराज की बहन उन्हें चुप कराने लगी। क्यों? आहाना के सवाल पर उसकी बहन उठकर आ गई। मेरी शूटिंग थी, लेट हो गई। यहाँ तो वंशिका कहाँ है? अपने रूम में। खुराना साहब रूम में है, बुलाऊं? वह बिल्कुल कुंद आवाज़ में बोली। नहीं।
उसने इनकार किया। अविराज से नहीं, उसे तो वंशिका से मिलना है। क्या बात हो गई? यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। उसने संशय जाहिर किया। शादी नहीं हो रही, वह धीमी आवाज़ में बोली। आहाना ने कारण पूछा। बिल्कुल, मंजे हुए कलाकार की तरह। सीख रही है वो भी, गिरगिटों के बीच रहना, रंग बदलना, सवायु करने, यह सब पैतरे सीखना भी जरूरी है। जिसमें सफल भी हुई कि उसके कहने पर वह उसे वंशिका के कमरे तक ले आई। वंशु, उसकी आवाज़ पर वह तिल भर नहीं हिली। एना आई है तुमसे मिलने। ये शब्द कान में गए तो झट से उठ बैठी। अभी भी उसी लहंगे में सजी थी। दुख से मलिन मुरझाया चेहरा पल भर में तमतमा गया। आहाना के होठों पर अनदेखी मुस्कान थी। समझ गई थी वह भारी दुखों में है। खुशियाँ लूटने का गम बराबर होता है, क्या अमीर क्या गरीब। जिससे दिल की जुड़ जाए, भगवान न करे कि वो दूर हो जाए, तो जीते जी मौत हो जाती है। जीने की वजह समाप्त हुई लगती है। कायनात खाली लगती है। जीवन बेमकसद सा हो जाता है। अभी ये रोएगी, तड़पेगी, पर प्रांजल को पाना तो दूर, देख भी नहीं पाएगी। कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार उसे प्रांजल से मिलने दिया जाए। बेइज्जत कर धक्के मार निकाल दिया गया था कोठी से। होठों की मुस्कान अचानक गायब हुई। मुट्ठियाँ भींच गई, मांसपेशियाँ तन गई। आज न्याय हुआ, वह भी इन सब जैसी बन गई। वह खुश है। विश्वास हो गया कि बराबर दुख होता है सबको और भगवान का न्याय भी होता है। तो यहाँ क्या कर रही है? वंशिका के शब्दों से चौंक उठी। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।